हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश यह है कि परंपरा न टूटे और इतिहास कायम रहे। परंपरा केंद्र और राज्य में एक ही दल अथवा गठबंधन की सरकार बनने की और इतिहास लगातार तीसरी बार राज्य में सत्ता पर काबिज होने की। यदि कामयाब हो गई बीजेपी तो बीजेपी के लिए हरियाणा अन्य राज्यों के चुनावी रण का प्रस्थान बिंदु सिद्ध होगा, यानी एक्सपेरिमेंट की जो जमीन है उसका सक्सेसफुल जो परीक्षण है वो वहां हुआ है ऐसा बताने के लिए हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में वो विफल हुई तो इसका नैरेटिव गलत बनेगा, देश में पार्टी का ग्राफ गिरने वाला नैरेटिव तैयार होगा। इसलिए बीजेपी के लिए हरियाणा एक कुरुक्षेत्र है जो उसे करो या मरो का संदेश दे रहा है। इस रण में चुनौती दुश्मनों से नहीं अपनों से भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में अपनी पहली चुनावी जनसभा में यह जिक्र किया कि हरियाणा के लोग तो 50 साल से उसी की सरकार बनाते आ रहे हैं जिसकी केंद्र में होती है। इस बार भी ऐसा ही करिश्मा हो जाएगा। इसके लिए पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और किसान, पहलवान और जवान का जो मुद्दा है उसे खुलकर खेलने से रोक भी रही है, रक्षात्मक तरीके से उस पर खेल रही है। 9.5 साल के शासन के बाद मनोहर लाल को चुनाव से पहले केवल 6 महीने पहले ही सीएम पद से हटा दिया गया। उन्हें अब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों से भी दूर रखा गया है। प्रचार पोस्टर, बैनर से भी वो नदारद है। भाषणों में उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा। शीर्ष नेतृत्व को शायद यह लगता है कि बीजेपी से ज्यादा विरोध मनोहर लाल खट्टर का रहा है। लोकसभा चुनाव में पहले ही 10 में से 5 सीटें गंवा चुकी बीजेपी अब विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसा नहीं है कि एक दशक में कुछ ऐसे काम नहीं हुए जिनका उल्लेख प्रचार के दौरान न किया जा सके। नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म करने, 4 के बजाय 24 फसलों पर एमएसपी लागू करने, ये सारी बातें बीजेपी कह रही है, लेकिन उसका प्रभाव कितना है ये कहा नहीं जा सकता। केवल 56 दिन काम करने का मौका मिलने की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र को लेकर लोगों को गुस्सा जो उनका लोगों का था उसे कम करने के लिए भी शिविर लगाए। फिर भी लोगों की शिकायतें नहीं दूर हुई। इन्हें बीजेपी भुना नहीं पा रही किसानों और पहलवानों के आंदोलन के आगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के किसानों और खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें धाकड़ बताया। दोनों वर्गों के लिए सरकार के फैसलों को भी सामने रखा। अग्निवीर के मुद्दे ने लोकसभा चुनाव में नुकसान तो पहुंचाया था, इसलिए बीजेपी ने अब अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी मिलेगी। बीजेपी को बाहर से ही नहीं भीतर से भी हमले झेलने पड़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। टिकटों को लेकर पार्टी में नाराजगी बढ़ी है। किसी दबाव में ना आते हुए 15 विधायक मंत्रियों के टिकट काटने, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत 7 विधानसभा क्षेत्र बदलने और 40 नए चेहरे उतारने का नतीजा हुआ कि 23 बागी भी मैदान में उतर गए। कई जगह वो पार्टी प्रत्याशियों के लिए सिरदर्द बने हैं। बीजेपी की संस्कृति के विपरीत अब मुख्यमंत्री पद को लेकर खुलकर दावे शुरू हो चुके हैं। अनिल विज, पूर्व मंत्री, खुद को सबसे वरिष्ठ नेता बता रहे हैं, सरकार के मुखिया के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कह चुके हैं कि ये दावा वो जरूर करेंगे। मनोहर लाल के बाद नायब की सरकार बनने पर उनका मंत्री पद छिन गया था। टिकट बंटवारे में अपनी खूब चलाने के बाद अब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा बेबाकी से व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह को भिवानी में मन से कहना पड़ा कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर आप देखिए तो हरियाणा में अभी तक बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। क्षेत्रीय दल जेजेपी आईएनएलडी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की स्थिति के मुकाबले को देखते हुए त्रिकोणीय बनने जैसी स्थिति हरियाणा की दिखाई पड़ रही है। बसपा चंद सीटों तक सिमटी हुई है। बीजेपी किसी से गठबंधन में नहीं है, लेकिन सिरसा में उसने अपने प्रत्याशी को हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कांडा के समर्थन में बैठा दिया है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी चाहेगी कि उसकी कमजोर मानी जाने वाली सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला हो, जिससे उसके खिलाफ जो मतदान कांग्रेस को होने हैं वो बंट जाए। गोपाल कांडा ने भी एक बातचीत के दौरान कहा था कि उनकी पार्टी आईएनएलडी और बसपा के समर्थन से तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी। इसकी काफी चर्चा भी है। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में बीजेपी इन दलों संग सरकार बनाने की कोशिश में रहेगी, ये तो तय सी बात है। हरियाणा में हुए 13 विधानसभा चुनाव में केवल 3 ही बार बीजेपी सत्ता में आई है। 14 में मोदी लहर में 47 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार, 19 में 40 सीटें, जिसके बाद जननायक जनता पार्टी या जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनी थी। इन दोनों से पहले 1996 में हरियाणा विकास पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी। 77 की बात करें तो जनता पार्टी की सरकार में बीजेपी का पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ भी शामिल था। तो अब तक 3 बार ही बीजेपी सत्ता में आई है और बीजेपी का जो इस बार के चुनाव में जोर है वो ओबीसी वोट बैंक पर है।
बीजेपी इस बार ओबीसी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ही पूरी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। हरियाणा में अगर देखा जाए तो जाट 22% हैं, दलित 21%, ओबीसी की संख्या 30% के आसपास की है और ये वोट बैंक निर्णायक होते हैं। जाट वोट परंपरागत रूप से बीजेपी के खिलाफ माने जाते रहे हैं। इस बार किसान और पहलवान आंदोलनों के असर से बीजेपी को और नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बीजेपी का जोर ओबीसी मतदाताओं पर है। नायब सिंह सैनी खुद ओबीसी हैं। कांग्रेस ने हुड्डा और शैलजा दोनों की सीएम पद के लिए दावेदारी खुली रखी है, इसलिए हुड्डा के प्रभाव से जाट मतदाता और शैलजा के प्रभाव से दलित वोट बैंक का ज्यादा हिस्सा झटकने की उनकी कोशिश है। बहरहाल अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए हरियाणा का जो समर है वो इतना आसान नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक के बाद एक बड़ी स्ट्रैटेजीज, एक के बाद एक बड़े प्रयोग बीजेपी करती दिखाई पड़ रही है। अब ये सारी रणनीति और प्रयोग कितने सफल हुए ये पता चलेगा 8 अक्टूबर को, जब चुनाव के परिणाम आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।